हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सक्सेस ट्री। माय नेम इज दीपक ठाकुर और आज हम करेंगे लेक्चर 7 ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, जिसमें कि हमारा टॉपिक रहेगा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। एंड इसी में हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट भी कवर अप करेंगे। दो पार्ट में करेंगे। आज पार्ट 1 है, इसके बाद हम नेक्स्ट जो है पार्ट 2 करेंगे। मैं लेक्चर की शुरुआत करूं उससे पहले आप लोगों से इतना ये मैं जरूर बता देना चाहूंगा कि यहाँ पर जो हम टॉपिक करने वाले इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, इसका मेन जो फोकस है, मोटिव है, वो है यूपीएससी ईपीएफओ का एग्जामिनेशन जो है इन्फोर्समेंट ऑफिसर के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर सीए लेवल की टेक्निकलिटीज या एमबीए लेवल पर इतना इलेबरेटिव और सब्जेक्टिव नहीं जाएंगे। ठीक है, हमें जितना हमारे एग्जाम की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है उसको फोकस होते हुए ही हम चलेंगे। एंड इसमें एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, आज हम मैं कमेंट नहीं ले रहा हूँ इस वीडियो में, बिकॉज इतना कोई रेलिवेंट कमेंट्स मेरे पास वहां पर नहीं है। आई थिंक जब हम लाइव जा पाएंगे अपने इन लेक्चर्स के साथ, तब मैं अलग से जब सेशंस करूंगा तो कमेंट्स वहां पर आप लोगों के वो डाउट्स वहां पर टॉपिक वाइज टॉपिक हम सेशन कर लेंगे एंड वहां पर फिर कवर अप कर लेंगे। ठीक है, चलिए फिर शुरुआत करते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स के इस टॉपिक की इन इंडिया। पहले हम मीनिंग देख लेंगे, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का मीनिंग क्या होता है। देखो, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो है इसने डिफाइन किया है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को। उससे पहले अगर हम जनरल सेंस में बात करें तो बात यह है कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स या फिर डिफरेंसेस जो होते हैं, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन बिटवीन मैनेजमेंट और वर्कर, ठीक है, इसको हम डिस्प्यूट काउंट करते हैं। ठीक है, इन जनरल सेंस कि कुछ अनबन है मैनेजमेंट की और वर्कर की, कामगार के बीच में, तो उसको हम कॉन्फ्लिक्ट काउंट करते हैं। एंड डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, चाहे वेजेस को लेके हो, चाहे और चीजों को लेके हम डिस्कस करेंगे वो सब कुछ। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट बेसिकली इसीलिए बना था ताकि ये जो सारे डिस्प्यूट हैं इनको हम इजीली बड़े प्यार से रिजॉल्व कर सके, इतना कॉन्फ्लिक्ट ना बढ़े कि इंडस्ट्री को इफेक्ट हो या वर्कर्स के ऊपर कुछ नेगेटिव इफेक्ट हो इस चीज का। ठीक है, तो ये एक्ट जो 1 अप्रैल 1947 में ये एक्ट आया था। ठीक है, तो तब ये एक्ट बना है एंड उसके बाद इम्प्लीमेंट हुआ है बेसिकली। ठीक है, एंड इसके बेसिकली जो पार्टीज ये मान के चलते हैं कि ये जो डिस्प्यूट हुआ है, तो अगर इंडस्ट्री में कोई डिस्प्यूट हुआ है तो उसमें कौन से लोग इन्वॉल्व होंगे, तो इसमें ये बात करता है तीन लोगों की। एक है एम्प्लॉयर एंड वर्कर, मतलब मालिक और कामगार। एंड दूसरा है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर भी हो सकता है। मतलब देखिए, फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री है, जैसे मैंने आपसे बात किया था एक बार, होंडाई का हम एग्जांपल लेते हैं, होंडाई एंड मारुति, तो दोनों ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। तो इनके भी कुछ सेम इंडस्ट्री में होते हुए भी कुछ इश्यूज हो सकते हैं, कुछ डिस्प्यूट हो सकते हैं। ठीक है, तो एम्प्लॉयर और ऐसी वर्कमैन एंड वर्कमैन की, दो कामगारों के बीच में भी इशू हो सकता है। ठीक है, चाहे वो जहां पर काम कर रहे हैं वेजेस के रिलेटेड हो, सैलरीज के रिलेटेड हो, या किसी और इशू की वजह से हो, दोनों के आपस में भी डिस्प्यूट हो सकते हैं, तो वो भी यहाँ पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में काउंट होता है। ठीक है, एंड ये बेसिकली कौन से डिस्प्यूट को कंसिडर करता है, ये कंसिडर करता है एम्प्लॉयमेंट एंड नॉन एम्प्लॉयमेंट वाले इश्यूज को। मतलब काम, अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई एम्प्लॉय है तो उसको अगर काम कर रहा है, उसे काम मिला हुआ है, तो हो सकता है उसको वेजेस में इशू हो कि मेरे को वेजेस ठीक नहीं मिल रहे, मुझे सैलरी ठीक नहीं मिल रही है, कम मिल रही है, उसका ये कंसर्न हो सकता है। या फिर काम दिया ही नहीं, ठीक है, तो नॉन एम्प्लॉयमेंट हो जाता है। ऐसी टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे भी हो सकता है कि लीव्स कितनी मिलनी थी और कितनी दे रहे हैं। ठीक है, या फिर और मेडिकल बेनिफिट्स मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे। ऐसी कंडीशन ऑफ लेबर भी हो सकता है कि कंडीशन ऑफ लेबर की वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट्स या डिस्प्यूट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेफ्टी के प्रॉब्लम है, सेफ्टी इश्यूज प्रॉपरली फैक्ट्री के अंदर नहीं मैनेज किए जा रहे, वर्कर्स को चोट लग रही है, बार बार एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। ठीक है, एंड ऐसे ही इसी तरह से और इसमें हमारे पास हो सकता है सैनिटेशन का इशू है कि प्रॉपर सैनिटेशन का इंतजाम नहीं है, जिसकी वजह से वर्कर्स बीमार पड़ते हैं। ठीक है, तो ये सारे इश्यूज होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली इन सारे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वन बाय वन सबको। ठीक है, एंड यही रीजन है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स फिर अराइज होते हैं। ठीक है, और वो बेसिकली एक दीवार की तरह बन जाता है कि वो कॉन्फ्लिक्ट, अब बेसिकली ये सारा जो मैकेनिज्म है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो है, वो यही प्रोवाइड करता है कि इस तरह की कोई वर्कर और एम्प्लॉयर के बीच में ऐसी दीवार ना बन जाए जिसकी वजह से एक अच्छी लड़ाई हो रही है आपस में, जिसकी फैक्ट्री बंद पड़ा है, एम्प्लॉयर को नुकसान हो रहा है, वर्कर को नुकसान हो रहा है, और नेशनल लेवल पर इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से नेशनल लेवल भी इफेक्ट हो रहा है। जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा जो टारगेट रहता है इंडस्ट्रियल ग्रोथ का एंड उसके बेसिस पे नेशन ग्रोथ का, वो सब भी इफेक्ट होगा। ठीक है, तो इस करके इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट बनाया गया ताकि इस तरह की सारी प्रॉब्लम्स ना आए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट क्या मीनिंग ऑफ इंडस्ट्री देख लेते हैं। देखो मीनिंग ऑफ इंडस्ट्री में बड़ी सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पर कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं दिया गया, यहाँ पे सिंपल बोला गया प्रोडक्शन सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में जो भी इन्वॉल्व है वो सब कुछ इंडस्ट्री की डेफिनेशन में आता है, तो इसमें सब कुछ आ जाएगा आपका। ठीक है, एंड स्पेसिफिकली अगर अलग से ना बोला गया हो कि ये चीज़ नहीं होगी, अदरवाइज सब कुछ है इसमें। एक बार्बर शॉप से लेके, ठीक है, मतलब एक नाई का अगर कुछ चेन है, नाई की दुकान है जिसकी चेन है, जैसे हेडमास्टर करके एक बार्बर शॉप्स की चेन है, तो अगर उस चेन से लेके बड़ी स्टील इंडस्ट्रीज तक, जिंदल स्टील तक, बड़ी इंडस्ट्रीज, बड़ी फैक्ट्रीज तक सब कुछ आता है इस इंडस्ट्री के इस एक्ट के अंडर। ये सब कुछ कवर होता है, ठीक है, सभी को कवर करते हैं, चाहे वो प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हो, ठीक है, या फिर नॉन प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हो, ठीक है, चाहे वो कोई एनजीओ वगैरह हो, ठीक है, या वो सब भी इसमें हम कवर अप कर लेते हैं। ठीक है, उनका इंडस्ट्री के पर्पज से, इसकी डेफिनेशन के पर्पज, बिकॉज एनजीओ के अंदर भी लोग तो एम्प्लॉय होंगे, ठीक है, एम्प्लॉय होंगे तो उनको कुछ सैलरीज वगैरह मिल रहे होंगे, तो कुछ इश्यूज उनके भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वो उस पर्पज से ये सब कुछ इसमें कवर होगा। एंड बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है इस एक्ट का, वो ये है कि इंडस्ट्रियल पीस बना रहे, हार्मनी बना रहे। एंड ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक्ट इस वे में भी है बिकॉज ये मशीनरी एक सिस्टम प्रोवाइड करता है कि अगर डिस्प्यूट हुआ है तो कैसे उसको रिजॉल्व करना है, उसको इन्वेस्टिगेट करवा के सेटलमेंट कैसे करवाना है, वो सब कुछ भी इस एक्ट के अंदर प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब ये एक्ट एप्लीकेबल कहाँ कहाँ होगा और क्या किन किन चीज़ों एप्लीकेबल होगा। बेसिकली देखो होल ऑफ इंडिया पे तो है ही है। अब देखो आप लोगों के कमेंट्स आ जाते हैं, मैंने आप लोगों को हमेशा बोला है ज़्यादा टेक्निकल मत जाओ, हमारे एग्जाम की जो रिक्वायरमेंट ऑब्जेक्टिव एग्जाम है हमने उतना ही स्पेसिफिकली करना है। तो अब जब मैं होल ऑफ इंडिया बोल रहा हूँ तो होल ऑफ इंडिया मीन जम्मू कश्मीर वगैरह भी सब कुछ आ गया। फिर कई स्टूडेंट से कमेंट आते हैं कि सर आर्टिकल 370 हटने के बाद अप्लाई हुआ या उससे पहले भी था, तो वो सब में आप मत पढ़ो। मैं इसीलिए यहाँ पर जब क्लास लेक्चर कर रहा हूँ तो मैं किसी भी सेक्शंस की बात नहीं कर रहा हूँ, सेट के कोई भी फर्दर डेट्स वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई टेक्निकलिटी में नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज वो हमें इस एग्जाम के लिए नहीं चाहिए। फिर भी जो इस लेक्चर के साथ मैं आपको हैंड आउट दूंगा उसमें वो सारी इंफॉर्मेशन होगी। तो अगर आप लोगों को और डिटेल में जाना है, टेक्निकलिटीज भी पढ़नी है तो देख लेना, लेकिन फिर भी मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि बचना है इस चीज़ से। हमें एग्जाम को फोकस करना है और ज़्यादा इधर उधर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है टेक्निकलिटीज में पढ़ के। ठीक है, उसके बाद हमने बात किया था कि किसी भी टाइप की इंडस्ट्री हो सकती है, तो वो सब कुछ इसमें कवर रहेगा। ठीक है, एंड एम्प्लाई किनको कंसिडर किया है इसमें, एम्प्लाई हायर एंड रिवॉर्ड। ये बेसिकली डिफरेंस ये होता है कि हायर मीन्स जो सैलरी जिनको मिलती है मंथली, एंड रिवॉर्ड उनको मिलता है जो काम के हिसाब से, मतलब जो जितना आप सामान बना रहे हो किसी फैक्ट्री में, तो हो सकता है आपको काम के हिसाब से लिखा हो कि जितना आप काम करोगे उतना हो सकता है, वो उतने रुपए आपको मिलेंगे। ठीक है, तो दूसरी बात यह है कि इसमें कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर भी कवर्ड होती है। अगर आपने अप्रेंटाइज के लिए भी अप्लाई कर रखा है तो वो भी इसमें कंसिडर होता है। जैसे इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको कुछ टाइम के लिए 1 ईयर की इंटर्नशिप करनी पड़ती है, तो वो लोग भी इसकी उन्हें भी वर्कर काउंट किया जाता है इस एक्ट के लिए। ठीक है, तो चाहे आप मैनुअल काम कर रहे हो, चाहे आप वहाँ पे मजदूरी कर रहे हो, या फिर क्लरिकल काम हो, स्किल्ड काम हो, ठीक है, कि आप एज अ इंजीनियर कर रहे हो या फिर एज अ मैकेनिक कर रहे हो, टेक्नीशियन हो आप वहाँ पे, तो सब सब इसमें कवर होता है। ठीक है, इसमें आपका कैजुअल वर्कर भी कवर है, पार्ट टाइम कर रहे हो तब भी कवर है। एंड और इसमें डिस्प्यूट्स के लिए हम जो चीज़ ध्यान में देने वाली बात ये कि देखो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मतलब को ऐसा डिस्प्यूट जो सारे वर्कर्स को या मोस्ट ऑफ द वर्कर्स को या एक ग्रुप ऑफ वर्कर को इफेक्ट करता हो। ठीक है, जिसकी वजह से एंड ऐसे ही एम्प्लॉयर को इफेक्ट करता हो। बट कई इश्यूज इसमें ऐसे भी हो सकते हैं जो सिर्फ एक सिंगल वर्कर को इफेक्ट कर रहे हो, तो वो भी हम इसमें काउंट कर लेते हैं। जैसे किसी को नौकरी से निकाल दिया, डिसमिस कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया, या फिर छटनी कर दी, तो वो सब कुछ भी जो है इसमें हम कवर अप करते हैं, चाहे एक ही एम्प्लॉय के साथ ये हुआ है, लेकिन हम इसे इस एक्ट के अंदर इस पर्पज से हम इसे भी इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, वो हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे इनको क्या है ये सारी चीजें। अब इसमें इम्प्लाई किनको नहीं काउंट किया हुआ, मैंने आपको बता दिया कि मोस्टली सारे इसमें इम्प्लाई काउंट है। किनको नहीं किया हुआ वो आपको ध्यान देना है बस। इसमें जो मैनेजर लेवल पे काम कर रहे हैं, ठीक है, या जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हो सकते हैं, किसी डिपार्टमेंट का हेड हो सकता है या मैनेजर हो सकता है, तो वो लोग इसमें काउंट नहीं होंगे। एंड दूसरा सुपरवाइजर्स भी इसमें काउंट नहीं होंगे अगर उनकी सैलरी जो है 10,000 से ज्यादा है। ठीक है, 10,000 से ज्यादा मंथली सैलरी कमाने वाले
पर मंथ कमाने वाले जो वर्कर्स हैं वो भी इसमें काउंट नहीं होते हैं। ठीक है, सुपरवाइजर, ठीक है, जो सुपरवाइजिंग कैपेसिटी की बात है, लेबर की बात नहीं यहाँ पे हम कर रहे हैं। लेबर तो सारी इसमें इंक्लूड रहेगी। अगर सुपरवाइजर कोई है और 10,000 से ज्यादा कमा रहा है तो वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। और डिफेंस पर्सनल इसमें इंक्लूड नहीं होते, चाहे आर्मी में हो, चाहे नेवी में हो, या फिर पुलिस में हो, वो सारे लोग इसमें काउंट नहीं होते, उनको हम एम्प्लॉय कंसिडर नहीं करते, तो ये एक्ट वहां पर नहीं लगेगा। ठीक है, तो जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का सिस्टम है कि उनके भी कुछ इश्यूज हो सकते हैं, जैसे वन वन मैन वन वन रैंक वन पेंशन का इशू उनका रहा है, तो वो स्ट्राइक पे नहीं चले गए आर्मी वाले उसके लिए। उन्होंने अलग से सिस्टम उसके लिए है, वो अलग से परस्यू करते हैं। ठीक है, बिकॉज दे आर नॉट अलाउड टू डू दोज थिंग अंडर देयर वेरियस एक्ट्स जो बने हुए हैं उनके थ्रू। ठीक है, तो वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट वगैरह में हम उनको कवर नहीं करते हैं। चलिए अब इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं। अब डिस्प्यूट होता है तो फिर इसमें क्या क्या इश्यूज निकल के आते हैं, और या फिर इन डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए क्या कुछ तरीके अपनाए जाते हैं। ठीक है, एंड अब इसमें एम्प्लॉय क्या तरीका अपनाया जाता है। एम्प्लॉय के पास सबसे पहला तरीका होता है स्ट्राइक का। ठीक है, कि वर्कर ट्रेड यूनियन जो है उसने स्ट्राइक बुला ली, कि उनको कोई इश्यूज लगा, चाहे वो किसी एक आदमी की छटनी की वजह से, या उसकी नौकरी जाने की वजह से डिसमिस कर दिया, या उसकी वजह से या फिर वर्किंग कंडीशन को इशू आ रही है, जैसे मैंने बात किया सेफ्टी का या सैनिटेशन का, उस सब की वजह से वो स्ट्राइक भी कर सकते हैं। अब स्ट्राइक में भी आगे कई तरह की स्ट्राइक्स हैं। एक इसमें होती है इकोनॉमिकल स्ट्राइक, जिसमें बेसिकली इकोनॉमिक रीजन है कि आपका वेजेस का इशू हो सकता है, वेजेस वगैरह के आपके इश्यूज हैं। ठीक है, इंसेंटिव्स के इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो चीजें हैं वो सारी आपकी इकोनॉमिक स्ट्राइक में आ जाती हैं, कि इस रीजंस की वजह से आप पैसे की वजह से स्ट्राइक्स कर रहे हो। ठीक है, दूसरा जनरल स्ट्राइक आ जाता है, कि आपने पूरा ही उस इंडस्ट्री में ही स्ट्राइक अनाउंस कर दी। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हम ऑटोमोबाइल की बात कर रहे हैं, तो अगर आपका गुड़गांव में कई सारी फैक्ट्रीज हैं, गुरुग्राम में, ठीक है, तो वहां पर आपका इस सारी फैक्ट्रीज ने स्ट्राइक, इस सारी फैक्ट्रीज की ट्रेड यूनियन ने, चाहे वो मारुति की हो, चाहे फिर वो होंडाई की हो, चाहे फिर वो किसी भी और फैक्ट्री हो, किसी भी और इस सेक्टर की, ऑटोमोबाइल की, तो वो उसे हम जनरल स्ट्राइक काउंट करते हैं, जब एक साथ सभी ने ही एक कॉमन पर्पस के लिए स्ट्राइक बुला ली। ठीक है, दूसरा होता है सिंपैथेटिक स्ट्राइक, की फॉर एग्जांपल मारुति के अब 2012 में जो है मारुति के प्लांट में काफी वायलेंस हुआ था, तो उस रीजन से अगर वर्कर्स को, होंडाई के वर्कर्स को लगे, होंडाई जो ऑटोमोबाइल फैक्ट्री है, अगर उसके वर्कर को लगे नहीं ये ठीक नहीं हुआ हमारे वर्कर के साथ, कि इतने सारे लोगों के अगेंस्ट केस बना दिया है, तो वो सिंपैथेटिक भी हो सकता है। मतलब होंडाई में ऐसा कुछ नहीं था, मारुति में इशू हुआ है, मारुति की फैक्ट्री में, लेकिन उनको सिंपैथी है उनके साथ कि हमारे लोगों के साथ गलत हो रहा है। ठीक है, तो उन्होंने भी सिंपैथेटिक स्ट्राइक कर दी कि हम लोग भी स्ट्राइक पे जाएंगे। ठीक है, तो उसे वो सिंपैथेटिक स्ट्राइक बोलते हैं। थर्ड जो है टूल डाउन या पेन डाउन स्ट्राइक होता है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो आप ऑफिस आते हो, यू कम टू द ऑफिस, आप ऑफिस आ रहे हो, लेकिन आप फैक्ट्री भी जा रहे हो, लेकिन वहां पर आप काम नहीं कर रहे जाके, आप अपनी चेयर पे जाके बैठ के, फॉर ऐसा कि आप जाके अपने ऑफिस में बैठे हो, अपने रूम में बैठे हो, लेकिन वहां पे आप काम नहीं कर रहे अपने अगर आप लेबर हो, फॉर एग्जांपल अगर आप मशीन से काम करते हो, तो आपने वहां पर अपने टूल्स वगैरह उठाने नहीं उठा रहे। या फिर अगर आप बैंक में काम कर रहे हो, तो आपने कंप्यूटर को साइड पे कर दिया और आप वहां पे पेन रख के बैठ गए हो कि मैं नहीं काम कर रहा, हम आज पेन डाउन स्ट्राइक पे हैं। ठीक है, तो ये होती है पेन डाउन स्ट्राइक। इसके बाद हम आगे देख लेते हैं। एक होती है स्लो डाउन स्ट्राइक। स्लो डाउन स्ट्राइक में क्या होता है कि आप काम करते हो लेकिन बहुत स्लो करते हो, कि आपको दिखाना है अपने एम्प्लॉयर को कि हम आपकी पॉलिसी से या आपके इस रवैये से नाखुश हैं, तो हम अपना काम जो है इतना स्लो कर देंगे कि वो दिखता है कि वर्कर नाराज है। एम्प्लॉयर को भी दिख जाएगा जब वो मशीन देख रहा होगा या प्रोडक्शन देख रहा होगा कि प्रोडक्शन बहुत कम निकल रही है, 10% निकल रही है, 5% प्रोडक्शन ही निकल रही है, फैक्ट्री चल रही है, मशीन चल रही है, लेकिन आउटपुट बहुत कम आ रहा है। ठीक है, तो उसको हम स्लो डाउन स्ट्राइक बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह से हंगर स्ट्राइक वगैरह भी रहता है। ठीक है, तो उसको हम इसमें कंसिडर करने की जरूरत है, दैट यू नो कि हंगर स्ट्राइक वगैरह का जो कॉन्सेप्ट हमने पहले भी कवर किया था, जब हम गांधीयन फिलोसफी कर रहे थे, कि गांधी जी ने आइडिया हमें हंगर स्ट्राइक के रिगार्डिंग दिया था। ठीक है, एंड ऐसी एक और जो तरीका उन्होंने दिया था, या अदरवाइज भी यूज किया जाता है, वो है पिकेटिंग। पिकेटिंग क्या होता है, बेसिकली ये आपका
आप क्या है कि इंडस्ट्री में काम चल रहा है, फैक्ट्री में काम चल रहा है, लेकिन आप साइड पे जाके वहां पर खड़े हो गए। ठीक है, इसको मैं बताऊंगा आपको, अभी डिस्कस करेंगे डिटेल में। स्ट्राइक के हम देख लिए क्या क्या है। एंड पिकेटिंग हो गया। इसी तरह से एक और होता है घिराव, इसको भी हम डिस्कस करेंगे आगे डिटेल में। एंड ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि एम्प्लॉयर के इम्प्लाई के पास क्या क्या है, इम्प्लाई के पास क्या क्या तरीके होते हैं जिसकी वजह से वो ये इस तरह से ये चीजें करता है। एंड इसी में दूसरा हमारे पास आता है एम्प्लॉयर। ठीक है, जो मालिक है उसके पास भी कुछ तरीके रहते हैं, तो वो क्या करता है, एम्प्लॉयर क्या करता है कि उसके पास एक तरीका है कि वो फैक्ट्री ही बंद कर देता है, लॉकडाउन कर देता है। इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, लॉकडाउन होता क्या है। ठीक है, बेसिकली उसने ताला लगा दिया फैक्ट्री के गेट पर, एंड बंद कर दिया फैक्ट्री कि अभी जब तक ये इशू रिजॉल्व नहीं होता कोई फैक्ट्री नहीं चलेगी। ठीक है, अगर आप लोग मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं भी आप लोगों की बात नहीं मानूंगा, कुछ टाइम आपको फैक्ट्री बंद रहेगी कि तनख्वाह नहीं मिलेगी, तो अपने आप लोग लाइन पर आ जाओगे। ठीक है, तो इस तरह के इश्यूज यहाँ पर एम्प्लॉयर भी इस तरह के तरीके अपनाता है कि फैक्ट्री बंद कर दी कुछ टाइम तक, भूखे मरोगे तो अपने आप कल ठिकाने आ जाएगी। ठीक है, तो उस तरह का एटीट्यूड इसमें रहता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं थोड़ा टेक्निकल वे में, जो इंडस्ट्रियल एक्ट जो है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, वो स्ट्राइक के बारे में क्या कहता है। वो कहता है सीजेशन ऑफ वर्क, कि काम छोड़ के बैठ गए हैं सारे। ठीक है, कि काम नहीं कर रहे हैं। एंड ये जो चीज की जा रही है, ये जो काम छोड़ के बैठे हैं, ये कोई एक या दो लोग नहीं बैठे, कॉम्बिनेशन में सब एक साथ ही बैठ गए। ठीक है, और कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि ये हमारा इशू है कॉमन, हम सैलरीज के लिए बैठे हैं, या फिर हमारे के लिए बैठे हैं, या फिर और जो कंडीशन ऑफ वर्क है या नेचर ऑफ वर्क है उसके लिए बैठे हैं। ठीक है, और हमने काम करने से मना कर दिया है। ठीक है, रिफ्यूजल टू वर्क हो गया इसमें। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली स्ट्राइक, हमने डिस्कस कर लिया इनके वेरियस टाइप्स। एंड पिकेटिंग, पिकेटिंग का देखो बेसिकली ये, अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा तो मॉडर्न हिस्ट्री में इसका बड़ा सिग्निफिकेंस है कि अगर मैं आपको दूसरे वे में समझाऊं तो मॉडर्न हिस्ट्री में था कि महात्मा गांधी जी ने ये जो टूल है ये वुमेन्स को दिया था कि इफ दे डू नॉट वांट लिकर शॉप्स इन देयर एरिया, सो आपको कुछ भी वायलेंट तरीका अपनाने की जरूरत नहीं, आप जाके शॉप के साइड पे खड़े हो जाओ और धरना प्रदर्शन अपना बस वहां पे नारेबाजी शुरू कर दो, प्ले कार्ड लेके, अपना कार्डबोर्ड वगैरह लेके उस पर अलग अलग नारे लिखो और बस वहां पे शोर मचाते रहो, आप लोग नारे लगाते रहो। ठीक है, तो वो अपने आप जो जिसकी लिकर की शॉप है वो उसको अकल आ जाएगी कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। तो इसी तरह से ये इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है कि आप इंडस्ट्री गेट के साइड पे खड़े हो गए, फिर आप ऑफिस भी आ रहे हो, आप फैक्ट्री भी जा रहे हो, काम भी चल रहा है, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो साइड पे जाके खड़े हैं एंड वहां पर नारेबाजी चल रही है। ठीक है, तो उसको हम पिकेटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप फैक्ट्री के गेट वगैरह जैसे मैंने आपको बताया वो हो सकता है। ठीक है, एंड अगर इसमें वायलेंस इन्वॉल्व नहीं है, अगर आपने वायलेंट तरीका नहीं अपनाया है, तो फिर आप जो है इसमें परफेक्टली लीगल है, फिर कोई इसमें इलीगलिटी नहीं है कि ये लीगल तरीका है। अगर आपने कोई वायलेंस नहीं है, किसी को कोई खतरे जान का खतरा या किसी के सामान का खतरा अगर उसमें नहीं है, तो कोई इशू नहीं है, फिर ये आपका जो है इसको कंसिडर कर लिया जाता है कि ठीक है, ये आपका आप साइड पे करते रहो अपना नारेबाजी, कोई इशू इसमें इशू ओनर को नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये होता है पिकेटिंग। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम घिराव। घिराव बेसिकली होता है कि इस इमेज से आप समझने की कोशिश करो, ये बेसिकली लाडला मूवी का सीन है जहां पर आपने अपनी मैनेजमेंट को या अपने एम्प्लॉयर को जो है वो घेर लिया है। ठीक है, एंड आप उसे घेर के खड़े हो गए हो एंड उसकी कार को घेर लिया आपने, उसके रास्ते को रोक लिया है। ठीक है, तो इसको हम बेसिकली घिराव बोलते हैं, जहां पर आपने जो मैनेजमेंट है उसके मैनेजर्स को या एग्जीक्यूटिव्स को या सीनियर ऑफिशियल्स को या मालिक को आप घेर के खड़े हो कि आप जाने नहीं दे रहे या फिर फैक्ट्री में अंदर घुसने नहीं दे रहे हो, आपने एक ह्यूमन बैरिकेड बना लिया है। ठीक है, तो इस इमेज को ध्यान में रखिएगा, आपको ये ध्यान में आ जाएगा घिराव होता क्या है। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि घिराव को जो है वॉलेंट तरीका माना जाता है। ठीक है, दिस इज अ वॉलेंट वे ऑफ violent way of basically protesting, and ये illegal है, ये this is an illegal action। ठीक है, इसे illegal consider किया जाता है। तो because क्यों इसे illegal consider किया जाता है, और because जो आप घेर के खड़े हो गए हो, आप इतने सारे लोग अगर एक एम्प्लॉयर को, जैसे इस इमेज में हम देख रहे हैं कि एक आपने अपने एम्प्लॉयर को घेर के आप खड़े हो गए, तो उसकी जान को खतरा हो जाता है, बिकॉज आपको फिर उसमें हीट ऑफ द मोमेंट, आप जोश में आके गुस्से में आके कुछ भी
वायलेंट कदम या हिंसात्मक कदम उठा सकते हो, ठीक है। अब इसका मैं आपको बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूँ। एक 2012 की न्यूज़ है ये। यहाँ पर जो मारुति सुजुकी का जो कार मैन्युफैक्चरिंग का जो प्लांट है मानेसर में, वहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ भी था, ठीक है। वहाँ पर ये वर्कर्स जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे, बट वो प्रोटेस्ट जो है धीरे धीरे घिराव में बदल गया। उन्होंने मैनेजमेंट को, जो वहाँ का जनरल मैनेजर एचआर था, उसको घेर लिया। एंड फिर वो इतना वायलेंट हुआ इशू कि जो मैनेजर है, जो जनरल मैनेजर है उनका एचआर का, ठीक है, उसको रूम को ही उन्होंने उसके रूम में घुस के उसको जला डाला, ठीक है। एंड ही वॉज बर्न्ड अलाइव, ठीक है। एंड इस वजह से, इस इंसिडेंट की वजह से 91 वर्कर्स जो है उनको अरेस्ट भी किया गया, एंड गवर्नमेंट को भी इंटरवीन करना पड़ा, बिकॉज सारा जो, अगर आपका एम्प्लॉयर जो है वो डर जाते हैं, या और एम्प्लॉयज भी, जैसे मानेसर में और भी बड़े प्लांट्स हैं, ऑटोमोबाइल हब है, वो मैन्युफैक्चरिंग हब है, ठीक है। तो वो अगर उनको अपनी जान का, अपने सामान का खतरा हो जाता है, तो वो वहां से अब फैक्ट्रीज ही बंद कर सकते हैं, या फिर अपना काम छोड़ के, या फिर हरियाणा में जैसे ये प्लांट है, तो हरियाणा को छोड़ के दे मूव टू सम अदर स्टेट, ठीक है। तो वैसा इशू नहीं होगा, तो गवर्नमेंट को भी इंटरवीन करना पड़ता है। इसी करके ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की भी जरूरत पड़ती है, ताकि ये ऐसी सिचुएशन ना आए और इन चीजों को पीसफुली रिजॉल्व किया जा सके, ठीक है। तो ये इशू अभी भी जो ये मानेसर वाला प्लांट का इशू, ये केसेस अभी भी इन सभी 91 वर्कर्स के अगेंस्ट चल रहे हैं, एंड ये अभी भी सेटल नहीं हुआ है, ठीक है। तो घेराव इज कंसिडर्ड अ वायलेंट वे ऑफ प्रोटेस्ट, एंड दिस इज अ इलीगल एक्शन, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको हेल्ड किया है। ठीक है, अब बेसिकली अब लॉकआउट भी हम इसी में समझते हैं। देखो, लॉकआउट बेसिकली ये एम्प्लॉयर के हाथ का टूल है, ठीक है। ये एम्प्लॉयर इस्तेमाल करता है। अभी तक जो हम देख रहे थे एम्प्लॉय का देख रहे थे, यहाँ पर अब हमारे पास एम्प्लॉयर है। अब एम्प्लॉयर भी ये चीज सेम कर सकता है, जैसे हमने पीछे देखा मानसर वाले इंसिडेंट पे। तो उसके बाद क्या किया कि मारुति सुजुकी ने बोला कि वी आर नॉट फीलिंग सेफ एंड सिक्योर इन रनिंग द प्लांट, सो हम इस प्लांट को अब बंद भी कर सकते हैं। तो ये आप सीन देख रहे हो कि फैक्ट्री बंद है, सारा सिक्योरिटी गार्ड जो है वो बाहर आके खड़े हुए हैं, ठीक है, गेट बंद कर दिया है। तो दिस इज अ सीन ऑफ अ लॉकडाउन, ठीक है। तो ये बेसिकली टेम्पररी क्लोजर है, ठीक है, टेम्पररी क्लोजर ऑफ प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। एंड ये बेसिकली जो ये स्टेटमेंट है, ये सारी जो एक्ट है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है, एक्ट 1947 उसमें दी हुई है, ठीक है। तो इस तरह से ये है। एंड इसके बाद लॉकआउट डिक्लेयर टू बी कर्व द मिलिटेंट वर्कर्स, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी, मैंने आपको जो मानेसर वाला इंसिडेंट है मारुति के प्लांट का, उसके वे में मैंने आपको समझा दिया है कि जब एम्प्लॉयर को डर हो जाता है कि अब वर्कर जो है मिलिटेंट हो रहे हैं, ज्यादा उग्र हो रहे हैं, ठीक है, तो वो इस तरह के स्टेप्स उठाता है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट लॉकडाउन, सॉरी, लॉकआउट, ठीक है। लॉकडाउन मुझे भी याद आ रहा है, और वी आर इन लॉकडाउन, बट वी नीड टू कंसिडर कि हमें अगर इससे जल्दी निकलना है, तो वी नीड टू फॉलो द गवर्नमेंट गाइडलाइंस। चलिए, अब हम देख लेते हैं जो स्ट्राइक और हमने लॉकडाउन देखा, इसमें अब क्या क्या चीजें जो है, रिस्ट्रिक्शंस क्या है, कि इस पे क्या ये जो एक्ट है कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाता है कि आप कभी भी स्ट्राइक नहीं कर सकते हो, आप कभी भी लॉकडाउन नहीं कर सकते हो, कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी, ताकि वर्कर्स का और एम्प्लॉयर्स का, कामगार का और मालिक का, दोनों का जो हक है अपनी लिविंग कमाने का, अपने रोजगार का, वो सब कुछ बना रहे, ठीक है। तो इसमें हम देख लेते हैं क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस है इस एक्ट के अंडर। एक्ट बोलता है कि जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज से रिलेटेड लोग हैं, ठीक है, वो जो है वो स्ट्राइक पर अगर जाते हैं, ठीक है, तो ये बेसिकली पहले हम बात कर रहे हैं पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज से जो रिलेटेड बात है। बाकी अभी तक हम बात कर रहे थे इंडस्ट्री की, ओवरऑल इंडस्ट्री में आप कोई भी स्ट्राइक कभी भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप जो है पब्लिक यूटिलिटी सर्विस से रिलेटेड हो, फॉर एग्जांपल अगर आप एयरलाइन से रिलेटेड हो, आप किसी एयरलाइन में पायलट हो, जैसे हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी किया था एयरलाइन पायलट्स की एसोसिएशन वगैरह का, ट्रेड यूनियन का, ठीक है। तो ऐसे ही अगर आप किसी और एसेंशियल सर्विस से जुड़े हुए हो, चाहे हॉस्पिटल से जुड़े हुए हो, तो आप लोग जो है, ये सारी होती हैं पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, चाहे म्यूनसिपैलिटी से आप जुड़े हुए, ठीक है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह से जुड़े हुए, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग अगर काम कर रहे हो, कार्यरत हो, तो आप लोग जो है पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में आते हो। तो यहाँ पर क्या है कि आप डायरेक्टली स्ट्राइक पे नहीं जा सकते हो। तो ये एक्ट जो है इसी चीज को रिस्ट्रिक्ट करता है कि जो पब्लिक यूटिलिटी से जुड़े हुए लोग हैं, वो
कुछ कंडीशन के ऊपर रहेंगे, बिना उन कंडीशन को फुलफिल किए अगर वो स्ट्राइक या लॉकडाउन करता है एम्प्लॉयर तो वो इलीगल काउंट होगा। ठीक है, तो हम वो कंडीशंस देख लेते हैं क्या क्या कंडीशंस है वो। ठीक है, तो यहाँ पे पहली कंडीशन जो दी गई है वो है 14 डेज का नोटिस, कि अगर आप लोगों को, इन लोगों को जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में है, अगर इन लोगों को स्ट्राइक करनी है तो पहले तो देना है 14 दिन का नोटिस। ठीक है, 14 दिन का नोटिस आप दोगे, और जब आपने 14 दिन का नोटिस दे दिया तो इस 14 दिन से पहले आप स्ट्राइक पे नहीं जाओगे। ठीक है, आपने 14 दिन का नोटिस दिया है तो 14 दिन के बाद आप जाओगे स्ट्राइक पे, 14 दिन से पहले नहीं जा सकते। ये ऐसा नहीं हो कि आज रात को एम्प्लॉयर को मेल आ रहा हो कि हम 14 दिन के बाद स्ट्राइक पे जाएंगे, लेकिन कल सुबह जब एम्प्लॉयर वहां पहुंचा तो वो सब स्ट्राइक पे पहले ही बैठे हुए हैं, तो वो नहीं चलेगा। एंड दूसरा, विद इन 6 मंथ्स बिफोर द स्ट्राइक। ठीक है, तो आपने जब नोटिस दिया तो उसमें आपने डेट भी मेंशन किया होगा कि इस डेट को हम स्ट्राइक कर सकते हैं, या फिर 6 वीक्स का टाइम होता है उसके अंदर आपको स्ट्राइक करना होता है। मतलब फॉर, अब मैं आपको थोड़ा आपको डेट से एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे कि आपने नोटिस दिया कि हम जो है 14 डेज का नोटिस दे रहे हैं, तो आपने 1 तारीख को नोटिस दे दिया, 1 मई को, कि हम जो है स्ट्राइक पर जाएंगे। ठीक है, तो 15 मई तक आप जो है वो स्ट्राइक पर, इस 1 मई से लेके 15 मई तक के बीच में आप स्ट्राइक पे नहीं जा सकते। ठीक है, आपने नोटिस दिया है 14 दिन का, 1 मई को आपने नोटिस दिया है, तो आप 15 मई या उसके बाद ही जो है स्ट्राइक कर सकते हो, इसके बीच में आप स्ट्राइक नहीं करोगे। ठीक है, ये इलीगल काउंट होगी अदरवाइज फॉर दिस। और ये सारी जो हम बातें कर रहे हैं ये हम पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज की बात कर रहे हैं। ठीक है, जिनके एग्जाम्पल मैंने आपको ऊपर दिए। ठीक है, अब यहाँ पर आपके 14 दिन हो गए पूरे, तो 15 मई से लेके उसके बाद आप जो है वीक्स काउंट कर सकते हो। तो ये अराउंड जो हमारे पास 6 वीक्स हैं, तो ये आपके पास जो टाइम आ जाएगा, ये आपके पास मैं आइडिया लेके यहाँ पे चल रहा हूँ। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लेके चलते हैं 12 या 13। ठीक है, यहाँ पे हम लेके चलते हैं नहीं बता रहा हूँ, 12 या 13 मई जून। ठीक है, तो यहाँ तक आपके पास जो है 6 वीक्स बन जाते हैं। ठीक है, मतलब 1.5 महीने के आसपास आपके पास टाइम है। तो पहली बात तो 1 मई से लेके 15 मई के बीच में आप स्ट्राइक नहीं करोगे, और 13 या 14 जून के बाद आप स्ट्राइक नहीं करोगे। ठीक है, सो इस जो भी आपको स्ट्राइक करनी है वो इन दोनों के बीच में करनी है। ठीक है, एक ये दो कंडीशंस हो गया हमारी, 14 दिन का नोटिस और उसके बाद 6 वीक का टाइम। या फिर तीसरी चीज इसमें ये है कि आपने ऑलरेडी नोटिस में लिखा हुआ है कि इस डेट पर हम जो है वो स्ट्राइक करेंगे। ठीक है, आपने ऑलरेडी डेट मेंशन कर दिया उसमें। ठीक है, तो डेट मेंशन कर दिया, फिर तो आप उस डेट पर ही करोगे, एंड उस डेट के बाद नहीं कर सकते फिर आप। ठीक है, आपने जो डेट दी है उसके बाद अगर आपने बोल दिया कि हम जो है स्ट्राइक वो हम कर रहे हैं फॉर एग्जांपल 5 जून को, तो आपने ऑलरेडी डेट दे दिया है, तो आपको 5 जून से को अगर आपने डेट ही दे दिया तो फिर 5 जून को हो जाना चाहिए। अगर डेट नहीं दिया है तो ये हमारा जो ये पीरियड है 15 मई से लेके 13 जून तक, इसके बीच में हो सकता है। एंड इसके बाद नहीं हो पाएगा लेकिन फिर। ठीक है, तो आपने 5 जून अगर दे दी तो इसके बाद आप बोलो कि हम स्ट्राइक पे जा रहे हैं। ठीक है, तो फिर वो नहीं हो पाएगा, फिर आपको नया नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज इससे क्या होगा, एम्प्लॉयर को पता होगा अगर उसको कुछ भी स्टेप लेने हैं आपकी इश्यूज रिजॉल्व करने के, तो उसको भी सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा। ठीक है, तो दिस इज फॉर दैट पर्पज कि दोनों आपस में बैठे एंड रिजॉल्व कर लें। ऐसा ना हो कि कभी भी स्ट्राइक हो रहा है, कभी भी हड़ताल हो रही है, कभी भी लॉकडाउन हो रहा है, कि वर्कर सुबह आ रहे हैं फैक्ट्री में और वो देख रहे हैं ताला लगा हुआ है और सारी सिक्योरिटी गार्ड ने उनको भगा दिया है वापस। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन भी ना हो, तो ये रिस्ट्रिक्शंस और प्रोहिबिशंस लगते हैं स्ट्राइक और लॉकडाउन के लिए, के को कंट्रोल करने के लिए। और ये हमारा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंडर ये सारे प्रोविजंस है। तीसरा, यहाँ पे रेड लाइन, रेड में आप रेड फॉन्ट में आप रेड कलर में देखो, यहाँ पे लिखा है नो नोटिस ऑफ स्ट्राइक और लॉकडाउन इज नेसेसरी इन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट एक्सेप्ट पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। ठीक है, तो जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, उस लिस्ट की हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है, वो बहुत टेक्निकल हो जाएगा, लंबी लिस्ट है, उसकी हमें जरूरत नहीं है। वो मैं आपको वैसे बताता हूँ कि जो शेड्यूल 1 है, शेड्यूल 1 में वो सारी लिस्ट दी हुई है। ठीक है, कि कौन कौन सी पब्लिक यूटिलिटी में आती है। ठीक है, तो वो हमें यहाँ पे डिस्कस करने का जरूरत नहीं है। एंड बस आप इतना समझो कि जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज हैं उनकी उनके ऊपर ये सारी कंडीशंस अप्लाई होती हैं। जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में नहीं आते उनके ऊपर ऐसा कोई 14 दिन का नोटिस या 6 वीक के अंदर स्ट्राइक करना है या वो सारी चीज़ें एप्लीकेबल नहीं होंगी। ठीक है, एंड दूसरी बात, एक तो हम एक कॉमन सेंस है कि अगर आप कोर्ट में चले गए या कॉन्सिलेशन का इशू, कॉन्सिलेशन होता है क्या, ये हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम मैकेनिज्म करेंगे इन सबका। ठीक है, तो वहां पर
ये सब हम कंसिडर कर लेंगे। अदरवाइज जब आपके कोर्ट में हो, बात चल रही है, कोर्ट का डिसीजन आना है, तो भी आप जो है लॉकडाउन या स्ट्राइक नहीं कर सकते उस टाइम। ठीक है। डिक्लेरेशन ऑफ पब्लिक यूटिलिटी, ये जो है गवर्नमेंट डिक्लेयर करता है कि किसको वो पब्लिक यूटिलिटी कंसिडर कर रहे हैं, किसको नहीं किसको वो चाह रहे हैं कि वो पब्लिक यूटिलिटी बनाई जाए। ठीक है। फर्स्ट शेड्यूल में जैसे मैंने आपको बताया कि वो रहता है, एंड ये 6 मंथ्स के लिए अप्लीकेबल होता है। जब गवर्नमेंट नोटिफाई कर दिया तो 6 महीने तक वो जो इंडस्ट्री है, वो जो सर्विस है, वो पब्लिक यूटिलिटी में आ जाता है। ठीक है। एंड ये दोनों ही हो सकते हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर का बात हो या फिर पब्लिक सेक्टर की। जैसे एयरलाइन जो है, अब हम यहाँ पे एयरलाइन की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ बात एयर इंडिया की नहीं कर रहे जो सरकारी कंपनी है, बट इसमें हम जो बाकी स्पाइस जेट हो गया या और भी जो कंपनीज हैं, उन सब की बात कर रहे हैं। तो ये भी गवर्नमेंट जो है इनको भी बोल सकता है कि आप लोग भी पब्लिक यूटिलिटी में आते हो। इसका मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको। लास्ट वीक का ये न्यूज़ है, आपने शायद पढ़ा होगा। आप लोगों को करंट अफेयर्स प्रॉपरली फॉलो करते रहना है। वहीं से एक एग्जांपल है कि बैंक, जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उन्होंने लास्ट वीक जो है बैंकिंग इंडस्ट्री को जो है वो डिक्लेयर कर दिया, जो है कि वो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में आते हैं। अब बेसिकली अगर आपने ये लेक्चर आप देख लिया, अब आपको पता है कि इसका मतलब क्या हुआ। अब इसका मतलब ये होगा कि वो स्ट्राइक पर नहीं जा पाएंगे। ठीक है, जा सकते हैं, लेकिन जो कंडीशन है पब्लिक यूटिलिटी वाली वो सारी आ जाएगी कि 14 दिन का नोटिस देना है। ठीक है। और उसके अलावा जो और है कि 6 वीक के अंदर आपकी जो है वो स्ट्राइक हो जानी चाहिए। ठीक है। इसी तरह से आप जो है, जब अगर आपका ऑलरेडी बात चल रही है कोर्ट में या कुछ और इश्यूज आपके ऑलरेडी सेटलमेंट वाली स्टेज पे हैं, तो भी आप स्ट्राइक पे नहीं जाओगे। ठीक है। तो गवर्नमेंट ने ये इसलिए किया है बिकॉज अभी जो है कोरोना वायरस को कंटेन करने के लिए हमें पब्लिक सर्विसेज की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। तो और बैंकिंग सेक्टर हो गया या फिर और इशू और इंडस्ट्री सेक्टर्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, वो इस टाइम बहुत स्ट्रेस में काम कर रहे हैं। तो वो अब स्ट्राइक वगैरह पे इस टाइम पे हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि इस टाइम पे ऐसा कुछ हो। तो वो सब कुछ देखने के लिए गवर्नमेंट ने जो है बैंकिंग सेक्टर को अभी लास्ट वीक डिक्लेयर कर दिया पब्लिक यूटिलिटी सर्विस। ठीक है। तो सारी कंडीशन जो स्ट्राइक और लॉकडाउन पे लगती हैं, वो सारी कंडीशंस यहाँ पे फिर एप्लीकेबल हो जाएंगी। ठीक है। अब इसमें हम नेक्स्ट आ जाते हैं। देखो, हमने बात अभी तक कर लिया कि जो सबके कॉमन इश्यूज आ रहे हैं कि सारे वर्कर्स का इशू है कि जिसकी वजह से वो स्ट्राइक पे जा रहे हैं या लॉकडाउन वगैरह हो रहा है। लेकिन कई इश्यूज ऐसे हैं जो सिर्फ एक एम्प्लॉयर को या एक एम्प्लॉई को ही इफेक्ट कर रहे हो। ठीक है। तो उसमें जैसे कि सिर्फ एक एम्प्लॉय को डिसमिस कर दिया या डिस्चार्ज कर दिया, बताऊंगा दोनों में डिफरेंस क्या होता है डिसमिस और डिस्चार्ज में। ठीक है। या फिर छटनी कर दे कि नौकरी से किसी एक को चुनकर, एक को या कुछ लोगों को चुनकर उनको ही सर्विस से निकाल दिया। ठीक है। तो ये भी अब हैं। तो अदरवाइज ये इंडिविजुअल इश्यूज कि सिर्फ एक को निकाला है या दो को निकाला है, बट ये सारे भी जो है वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कंसिडर हो जाते हैं। एक्ट में ये चीज लिखी हुई है कि अगर इस रीजन, ये इन रीजन को आप जो है वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कंसिडर कर सकते हैं। दे आर डीम्ड टू बी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। अब डिसमिसल और डिस्चार्ज होता क्या है? बड़े सिंपल वे में देखो, डिस्चार्ज होता है कि आपने जब सर्विस से निकाल दिया, कि आपने टर्मिनेशन ऑफ सर्विस कर दी बिकॉज आपको जो है जो कुछ इश्यूज रहे हैं, कुछ आपको डिसिप्लिन का इशू रहा है, या आपका जो वर्कर है वो आपकी बात नहीं मान रहा है, या फिर डिसिप्लिनरी एक्शन लेने के लिए आपने उसको नौकरी से निकाल दिया, तो उसको डिसमिस बोलते हैं, सॉरी डिस्चार्ज बोलते हैं, कि आपने बाइज्जत उसको निकाला है। आपने उसको ज्यादा कुछ हरासमेंट या वैसा कुछ नहीं हुआ है, बस उसको आपको उसकी सर्विसेज पसंद नहीं है, कुछ और रीजन है, उसकी वजह से आपने डिसमिस कर दिया। ठीक है। तो इस केस में जब डिसमिस आप करते हो तो उसको आपको अनपेड जो भी बेनिफिट्स हैं वो सब कुछ देने ही पड़ते हैं। बट डिस्मिसल में ऐसा नहीं होता। डिस्मिसल में बेसिकली क्या बात है कि कोई बड़ा ऐसा इशू हुआ है जो कि बर्दाश्त से बाहर है, जिसको आप टॉलरेट नहीं कर सकते हो, उसकी वजह से आपने जो है नौकरी से निकाला है किसी वर्कर को, तो उसको डिसमिसल बोलते हैं। ठीक है। एंड फिर आप उसमें उसमें आपको कोई ग्रेचुइटी या और बेनिफिट देने के लिए आप लाइबल नहीं रहते। ठीक है। इसको एग्जांपल के वे में समझते हैं दोनों का डिफरेंस क्या है। इस इमेज को आप देखो। इमेज देखो, देख के आपको वो डायलॉग भी याद आ जाएगा। ठीक है। आप लोग इस चीज़ को पसंद करते हो तो मैं भी कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा इमेजेस वगैरह यूज़ की जाए, ताकि हम इजी वे में समझ सकें। तो इसमें डायलॉग था, तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। ये डायलॉग हमारा जो है
यहाँ पे अमिताभ बच्चन का ये डायलॉग है। एंड बेसिकली यहाँ पे आप दो, यहाँ पे एक इशू समझो। ये सीन बेसिकली है, इसका बैकग्राउंड थोड़ा बताता हूँ आपको। इशू ये डिसमिसल और डिस्चार्ज भी समझ में आ जाएगा। इसमें होता क्या है कि पीटर करके एक वर्कर है जो कि वहां पर हफ्ता वसूली करता है बाकी लेबरर से। ठीक है, बाकी वहां पे मजदूर है उनसे। ठीक है, तो अब ये हमारा जो अमिताभ बच्चन है, इनको ये चीज पसंद नहीं आती है, यानी ये कहता है कि नहीं, मैं इस चीज के अगेंस्ट जाऊंगा। ठीक है, अब मैनेजमेंट को तो हम मान लेते हैं कि मैनेजमेंट को सब कुछ नहीं पता। तो अब इनकी आपस में लड़ाई हो रही है गोडाउन के अंदर, जहाँ पे चाबी अपनी जेब में रख लेते हैं कि मैं पीटर, मैं ये चाबी तेरी जेब से ही निकालूंगा। ठीक है, तो इस आगे जब हम देखते हैं कि अब यहाँ पर अभी मैनेजमेंट के पास इशू पहुंचा, बिकॉज ये जो डिस्प्यूट हुआ है, ये जो लड़ाई झगड़ा हुआ है, ये जो है फैक्ट्री के प्रेमाइसिस के, फैक्ट्री के गोदाउन के अंदर हुआ है। ठीक है, तो अब मैनेजमेंट के पास पहुंचा, तो अब मैनेजमेंट को देखना है कि मुझे इन दोनों के साथ क्या करना है। कि मुझे यहाँ पर जो अमिताभ बच्चन का करेक्टर, आई थिंक उनका रवि नाम था इसमें, एंड दूसरा जो है पीटर, इन दोनों की लड़ाई चलो इन्होंने आपस में लड़के खत्म कर ली। चाबी जो है अमिताभ बच्चन ने इनकी जेब से निकाली और बाहर चले गए। लेकिन अब मैनेजमेंट तक ये बात पहुंची है कि इंडस्ट्री में ऐसा, हमारी फैक्ट्री में ये लड़ाई हुई है। तो अब वहां पे वो देखेंगे कि हमको अब ये लोग बर्दाश्त नहीं है दोनों, बिकॉज भले ही इसने वर्कर्स के बारे में सोचकर ये काम किया हो, लेकिन अब ये वायलेंट तरीका जो है ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते इंडस्ट्री में। ठीक है, एंड दूसरा जो पीटर है वो तो हमारा पूरा ही यहाँ पर एट फॉल्ट है, उसका बड़ा इशू है, बिकॉज वो यहाँ पे गुंडागर्दी फैला रहा है, तो वो भी अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पर अब अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर हम अमिताभ बच्चन को देंगे डिस्चार्ज। कि ठीक है भाई, तूने जो किया अपने वर्कर्स की सेफ्टी के लिए किया, उनके हक के लिए किया, लेकिन हम ये वायलेंट तरीका बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो तेरे को हम डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो अपना जो भी ड्यूज बनते हैं वो लेके चला जा, 22 को हम भेज रहे हैं। ठीक है, लेकिन उसी की जगह दूसरी जगह पीटर को ये निकाल रहे हैं बिकॉज ऑफ ग्रॉस निग्लिजेंस, कि उसने जो गुंडागर्दी फैलाई है उसकी वजह से, जो कि बियॉन्ड टॉलरेबल नहीं है, कि उसको सहन नहीं कर सकते, तो उसको डिसमिस भी करेंगे, और कुछ भी कोई भी इसकी ग्रेजुइटी के बेनिफिट या और जो बेनिफिट है वो सब कुछ भी देंगे। ठीक है, तो इससे आई थिंक आपको क्लियर रहेगा कि क्या होता है डिसमिस और डिस्चार्ज। नेक्स्ट इसमें है रीट्रेंचमेंट ऑफ वर्कर्स। ठीक है, अब इसमें क्या है, बेसिकली छटनी होती है, कि छटनी आपने कर दी कि आपने कुछ वर्कर्स को काम से निकाल दिया, बिकॉज बिकॉज ऑफ एनी, इसमें नंबर ऑफ रीजंस हो सकते हैं, कि आपको आपका इतनी प्रॉफिट नहीं बन रहा है। ठीक है, यू डोंट फील कि इतना आउटपुट आएगा या इतनी डिमांड अब रही है मार्केट में। ठीक है, सो या फिर मशीन, अब आपके पास मशीनरी आ गई है, एडवांस मशीनरी आ गई है, एडवांस टेक्नोलॉजी आईटी का आप यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो वो सारे वजह से आपको अब इनकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सारी जो है इस सब रीज़न की वजह से जब आप किसी वर्कर की छटनी करते हैं, तो उसको हम रीट्रेंचमेंट बोलते हैं। एंड इसमें टर्मिनेशन ऑफ सर्विस हम इसमें लेके चलते हैं। इसमें क्या कुछ नहीं आता है वो हम देख लेते हैं। इसमें वॉलंटरी रिटायरमेंट नहीं आता। ठीक है, तो वॉलंटरी रिटायरमेंट मीन्स आपने वर्कर ने खुद से ही नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया कि खुद से ही जा रहा है, या फिर आपने पनिशमेंट की वजह से उसको निकाला है। उसको आपको जैसे हम पिछले एग्जांपल में देख रहे थे, कि अगर पनिशमेंट, मैनेजमेंट ने पनिशमेंट दिया डिस्क्रिमिनेटरी एक्शन की वजह से, कुछ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया उसके लिए। ठीक है, तो वो हम पनिशमेंट में काउंट करते हैं। एंड ऐसी थर्ड जो है रिटायरमेंट हो गई है, कि उसको अपनी एज जो है सुपरन्यूएशन, जो भी एज कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड थी कि इस एज के बाद हम रिटायर कर देंगे, फॉर एग्जांपल 60 हो सकता है, 58 ईयर्स हो सकता है, तो उस एज के बाद आपने उसको रिटायर कर दिया, तो ये भी रिट्रेंचमेंट नहीं होता। अब बेसिकली सारी चीजें क्यों दी है, बिकॉज रिट्रेंचमेंट भी लीगल और इलीगल हो सकता है। अगर इलीगल होगा तो उस पे पेनल्टी और उस पे भी फाइन्स वगैरह या फिर कंपनसेशन देना पड़ेगा। ठीक है, तो उस रीजन से तो क्या क्या चीजें नहीं इंक्लूड होती हैं वो हम यहाँ पे देख रहे हैं अभी। एंड इसमें उसके बाद है नॉन रिन्यूएबल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, की जो कॉन्ट्रैक्ट पे लेबर या वर्कर थे, उनका आपने कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया, तो वो वहीं पे कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। ठीक है, तो उसकी आप उसको निकालना, रिट्रेंचमेंट नहीं बोलेंगे, तो कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो गया। एंड ऐसी इल हेल्थ की, अब आप काम करने की हेल्थ में नहीं हो, फॉर एग्जांपल आप बस ड्राइवर थे किसी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग या गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट कंपनी के। ठीक है, तो वहां पर अब आपका जो है आपकी आई साइट प्रॉपर नहीं है, या फिर आपको दिखता नहीं है, तो फिर आप ड्राइवर का काम नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो वहां पर भी आपको जो है, अगर इस रीजन से निकाला गया कि आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, तो उसे भी हम रिट्रेंचमेंट काउंट नहीं करते। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये पांच रीजन जो है, अगर इसकी वजह से नौकरी से निकाला जा रहा है, तो वो रिट्रेंचमेंट नहीं है। ठीक है, तो मतलब ये जो है टर्मिनेशन ऑफ जो सर्विस है, ठीक है, वो तो है, लेकिन
ये रिट्रेंचमेंट नहीं है, बिकॉज वो वॉलंटरी रिटायरमेंट खुद से ही चला गया है, पनिशमेंट की वजह से निकाला है, या रिटायरमेंट उसकी एज आ गई इसलिए चला गया है, या फिर हमने कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयर ने रिन्यू नहीं किया इसलिए चला गया, या फिर उसकी हेल्थ अब साथ नहीं दे रही है इस करके एम्प्लॉयर को निकालना पड़ा। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, रिट्रेंचमेंट का भी एक प्रिंसिपल होता है जो इस एक्ट में दिया है। एक्ट कहता है कि आप ऐसा नहीं है कि पुराने एम्प्लॉय को निकाल दो और नए एम्प्लॉय को रख लो, वो नहीं होगा, या फिर आपने नया एम्प्लॉय रख लिया इसलिए आपने पुराने एम्प्लॉय को रख दिया, वो भी नहीं होगा। इसमें प्रिंसिपल चलता है लास्ट कम फर्स्ट को। ठीक है, तो जो फॉर एग्जांपल दो एम्प्लॉय हैं हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, तो एक एम्प्लॉय जो है हमारा, अब इसकी होगी सर्विस 10 साल की और इसकी हुई अभी 5 महीने की। ठीक है, तो हम जो है ये लास्ट कम है, इसने अभी अभी ज्वाइन किया तो हम इसको निकालेंगे। ठीक है, इसको नहीं निकालेंगे। ठीक है, ये पुराना हमारा एम्प्लॉय है, इसको नहीं निकालेंगे। ठीक है, सो ये प्रिंसिपल यहाँ पे चलता है कि लास्ट कम फर्स्ट को। अब इसमें कंडीशन क्या है, कुछ कंडीशंस इसमें लगाई गई हैं। जो एक्ट है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, उसने कुछ कंडीशंस रखी हैं कि ये कंडीशंस का आपको पालन करना पड़ेगा अगर आप रिट्रेंचमेंट कर रहे हो। अब उसमें रिट्रेंचमेंट में पहली कंडीशन ये है कि आपको पहली बात तो 1 महीने का नोटिस दो। ऐसे नहीं आप सुबह ऑफिस में अपने एम्प्लॉय को देखा और बोल दिया कि मुझे तेरी शक्ल पसंद नहीं है, तू चला जा यहाँ से। ठीक है, तो वो नहीं चलेगा, आपको 1 महीने का नोटिस देना पड़ेगा कम से कम। ठीक है, सो 1 महीने का नोटिस देना पड़ेगा और साथ में आपको कंपनसेशन भी देना पड़ेगा। कंपनसेशन कैसे होगा उसका फॉर्मूला यहाँ पर आपको दिया हुआ है, बट इतना हमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आपको अगर पढ़ना होगा तो फिर आप हैंडआउट में पढ़ सकते हो, जो सक्सेस ट्री चैनल पे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, वहां पर जाके देख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे हो गया कंपनसेशन। जो अगर आपने किसी को रिट्रेंचमेंट दिया है, छटनी की है, किसी को काम से निकाला है, तो आपको जो है उसे कंपनसेशन देना पड़ेगा, आपको सैलरी उसको देनी पड़ेगी। ठीक है, एंड यहाँ पर एक और बात ये है कि जब आप ये कर रहे हो, तो अगर आपके पास 100 एम्प्लॉय से ज़्यादा हैं, तो आपको गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, अगर 100 से कम है तो मैंडेटरी तो नहीं है, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करेगा, एम्प्लॉयर के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो इन्फॉर्म करता है या नहीं करता। ठीक है, लेकिन अगर 100 से ज़्यादा है, मतलब 100 एम्प्लॉय से कम है, तो ये आपके ऊपर है, आप इन्फॉर्म करते हो या नहीं करते। मैंडेटरी नहीं है कि आप इतने लोगों को रिट्रेंच कर रहे हो, ये इतने लोगों की छटनी कर रहे हो। लेकिन अगर आपकी फैक्ट्री में 100 लोगों से ज्यादा काम करते हैं, तो फिर आपको ये मैंडेटरी है, कंपलसरी है कि आप लोगों को पहले परमिशन लेनी पड़ेगी एम्प्लॉयर को, कि मैं इतने लोगों को निकालना चाह रहा हूँ, 2 को या 10 को या 50 को, कि मुझे इतने लोगों को निकालना है। तो अगर ये परमिशन एक्सेप्ट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, तभी आप निकाल सकते हो। अगर ये एक्सेप्ट नहीं होती है तो फिर इसे इलीगल काउंट किया जाएगा, इस रिट्रेंचमेंट को इलीगल माना जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारा रिट्रेंचमेंट। इसके बाद हम देख लेते हैं ले ऑफ क्या होता है। ये सारी टर्म्स है, बेसिकली आपको बहुत डिटेल में नहीं आता ईपीएफओ के एग्जाम में। ईओ में तो आपको बेसिकली डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि ले ऑफ कहाँ पर मेंशन है, तो हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 लिख देते हैं। ठीक है, तो बट हमें अपनी कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए जरूरत है। ठीक है, तो ले ऑफ बेसिकली होता है कि जब आपने टेम्पररी बेसिस पे निकाला। मैं यहाँ पे आपको जो रिट्रेंचमेंट और ले ऑफ है अभी मैं करा देता हूँ, उसके बाद हम जैसे हम अपनी जब थोड़ा कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट जो है टेक्निकल या डिटेल हो जाता है, तो हम इसमें आपको मैं समझाने के लिए एक हाजमोला भी देता हूँ। तो वो हाजमोला यहाँ पर भी मिलेगी आज भी। तो अभी आप थोड़ा समझते चलो, अंडरस्टैंडिंग के साथ देखते चलो मैं क्या समझा रहा हूँ। इसमें एंड में हम वो हाजमोला भी लेंगे आज, ताकि जो अभी तक हमने किया है समझा है वो हमें हजम भी हो जाए। ठीक है, अब ले ऑफ में क्या है, बेसिकली ले ऑफ में आप जो करते हो यहाँ पर, आप टेम्पररी बेसिस पे आप कुछ एम्प्लॉयज को जो है वो बोलते हैं भाई अभी तो घर बैठ जा, अभी इतना काम है नहीं। ठीक है, तो टेम्पररी बेसिस पे ये चीज़ होती है कि टेम्पररी बेसिस पे आपने बोल दिया कि अब उसमें क्या है कि आप क्यों बुलाओगे जब आपके पास काम ही नहीं है, तो ऐसी ऑफिस में आके उसे भी आप बिठा रहे हो। ठीक है, एंड काम है नहीं आपके पास उसे करवाने के लिए, तो उसको ले ऑफ बोलते हैं कि आपने टेम्पररी बेसिस पे कुछ एम्प्लॉयज को बोल दिया कि अभी आप घर बैठो। ठीक है, एंड यहाँ पर ले ऑफ में बेसिकली होता गया, जो एक्ट में बोला गया, ले ऑफ मींस फेलियर, रिफ्यूजल और इनएबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर ऑन अकाउंट ऑफ। देखो, अगर फॉलोइंग रीजन की वजह से ले ऑफ करना पड़ रहा है, ठीक है, तो एम्प्लॉयर कंपनसेशन देने के लिए, बिकॉज ये एक्ट बोलता है कि अगर आपने ले ऑफ किया है तो आपको कंपनसेशन भी देना पड़ेगा, वो हम देखेंगे कि क्या कुछ है। बट ये एक्ट इसमें साथ ही एक्ट यही बोलता है कि अगर फॉलोइंग रीजन की वजह से, इन सारे रीजन की वजह से आपका अ, अगर आपको ले ऑफ करना पड़ रहा है, ठीक है, तो आप
आपको एज सच वहां पर कंपनसेशन देने की देना पड़ेगा, लेकिन उसकी इतनी लिमिटेशन रहेगी, ठीक है, कि आपको पूरी सैलरी देने की जरूरत नहीं है, आप ले ऑफ कर सकते हो, ठीक है। सो इसमें दोनों का बेनिफिट होगा। अगर वो एम्प्लॉयर सीधे ही बोल देता कि नहीं मेरे को आप लोगों की जरूरत नहीं है, मेरे पास अभी तो काम आ नहीं रहा, तो अपनी नौकरी तो छोड़ के चले जाओ, रिट्रेंच करवा देता अगर वो, ठीक है। तो उसमें इशू होता है कि फिर उसको दोबारा अगर जब काम आता तो फिर इन लोगों की फिर जरूरत पड़ती, फिर उनको बुलाने जाता हो, ठीक है, तो वो नहीं है। एंड दूसरा ये कि ले ऑफ का बेनिफिट ये हुआ हो गया कि पूरी सैलरी नहीं देनी पड़ेगी, ठीक है। रिट्रेंचमेंट जब हम करते हैं उनको सैलरी भी उस टाइम का हमें कुछ टाइम देना पड़ता है, यहाँ पे हमें पूरी सैलरी नहीं देनी पड़ती, उसमें क्या कुछ है हम देख लेंगे, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या कुछ रीजन रहते हैं ले ऑफ के। इसमें आपका रीजन हो सकता है शॉर्टेज ऑफ कोल या पावर, अगर जैसे आपकी थर्मल पावर प्लांट है तो वहाँ पे कोल ही नहीं पहुंचा तो लेबर क्या करेगी, उसके बाद वो तो काम को तैयार है लेकिन आपके पास सामान नहीं है, या फिर आप इलेक्ट्रिसिटी नहीं है वहाँ पर कि काम हो सके, या रॉ मटेरियल नहीं आया आपका, ठीक है, या फिर मशीन ही खराब होगी, ठीक है। तो लेबर की उसमें गलती नहीं है कि आप उसमें ये नहीं बोल सकते कि मेरा मशीन ही चल रहा है 1 महीने से, वो ठीक होने गया हुआ है, तो मैं तब तक आपको तब तक की सैलरी नहीं दूंगा। आपको बेसिकली ये बोलना है कि मैं ले ऑफ कर रहा हूँ आपको, ठीक है। तो जब आप ले ऑफ करते हो तो उसमें कंडीशन ये होती है कि आप 45 डेज के लिए कर सकते हो, और उसमें आपको 50% जो है वो सैलरी देनी पड़ती है, ठीक है। तो जो भी मंथली सैलरी होगा या जो भी 45 डेज की सैलरी होगी उसका 50% आप सैलरी फिर भी दोगे, ठीक है। इसमें और कंडीशन आपकी आ जाती है, जैसे नेचुरल क्लैमिटी की वजह से कुछ इशू हुआ है, तो आपके पास काम नहीं है या फैक्ट्री नहीं चल पा रही है, तो उस टाइम पर भी ले ऑफ किया जा सकता है। अब ये नेचुरल क्लैमिटी का भी बड़ा न्यूज़ में है। कोरोना वायरस को हम वी कैन कंसिडर नेशनल क्लाइमेटी। अब इसमें हमारे पास अभी पीछे न्यूज में था कि स्विगी ने बोला कि वी आर प्लानिंग टू ले ऑफ 1000 एम्प्लॉइज, एज डिमांड ही नहीं है, बिकॉज 60% डिमांड उनका कम चला गया है, ठीक है। तो ये है एक क्लासिकल सिचुएशन ले ऑफ का, जो अभी आप प्रेजेंटली होते हुए देख रहे हो कि फैक्ट्रीज काम करने को रेडी है, वो वर्कर्स को निकालना भी नहीं चाहती हैं, बट अभी काम ही नहीं है, और गवर्नमेंट ने भी बोला कि आपको सैलरी नहीं काटना है, तो वहां पर एक ऑप्शन उनके पास है कि ताकि एम्प्लॉयर का भी लॉस ना हो कि फैक्ट्री नहीं चल रही, पैसा नहीं है, तो फिर वो सैलरीज में पैसा अपना निकाल देगा, तो बाद में आगे इंडस्ट्री कैसे चलाएगा। तो वो ले ऑफ का उसके पास एक ऑप्शन रहता है कि आप तब तक के लिए ले ऑफ कर दो। तो ये स्विगी ने यही अभी स्टेप उन्होंने ऐसे लिया नहीं है, बट दे आर प्लानिंग टू टेक द सच स्टेप, बिकॉज अभी ड्यू टू दिस कोरोना वायरस पैंडेमिक, ठीक है, उनके पास ये लिमिटेशन है कि वो सबको अभी काम नहीं दे सकते, ठीक है। तो इसमें क्या होता है आगे हम वो भी देख लेते हैं। अब इसमें कंपनसेशन क्या देना पड़ता है, अगर जो रीजन हमने ऊपर देखे अगर उसकी वजह से अगर आपको ले ऑफ करना पड़ रहा है, तो जैसे मैं बोला आपको 50% जो है वो सैलरी देनी पड़ती है। एंड दूसरा वो आप मैक्सिमम जो है 45 डेज के लिए ही कर सकते हो। फिर 45 डेज का इसमें ये लिमिटेशन है कि 45 डेज के लिए ही आप जो है ले ऑफ कर सकते हो, उसके ज़्यादा आप नहीं कर सकते, ठीक है। एंड जैसे मैंने आपको पहले बताया इसमें दोनों का ही लॉस होता है कि दोनों को, एम्प्लॉयर को बिना काम हुए भी 50% सैलरी देनी पड़ रही है, और वर्कर जो काम करने को तैयार था उसको 50% ही सैलरी मिल रही है। पर दूसरे तरीके से आप देखो तो दोनों के लिए ठीक है कि एम्प्लॉयर को भी ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा, एटलीस्ट 50% पैसा तो बचा ही पा रहा अपना, और वर्कर को भी अगर निकाल देते तो फिर कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन एटलीस्ट यहाँ पे 50% मिल रहा है उसको, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपकी कंपनसेशन की रिक्वायरमेंट है इस एक्ट में कि आपको 50% जो है सैलरी देनी पड़ेगी, और मैक्सिमम 45 डेज के लिए कर सकते हो। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसमें कि कंपलसरी कहाँ पर है ले ऑफ में कंपनसेशन देना और परमिशन लेना ले ऑफ के लिए, ठीक है। तो अगर आपके पास 100 एम्प्लॉय से ज़्यादा हैं तो वहाँ पर आपको कंपलसरी है कि आपको परमिशन लेना पड़ेगा, और 100 एम्प्लॉयज किसी एक दिन नहीं, ये एवरेज निकाला जाएगा, ठीक है। और ऑन दैट बेस्ड ऑन दैट एवरेज हम देखेंगे कि आपके पास एट पॉइंट ऑफ टाइम कि कितने एम्प्लॉयज होते हैं, ठीक है। अब इसकी टेक्निकलिटीज में मत जाइएगा, बस इतना समझिए कि 100 एम्प्लॉयज से ज़्यादा अगर हैं तो फिर हमें जो है परमिशन लेने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। एंड इसके अलावा सेकंड पॉइंट इसमें देखिए, इफ द एम्प्लॉयर डज नॉट इम्प्लाई अप्लाई टू सीक प्रायर परमिशन, अगर जो एम्प्लॉयर है अगर परमिशन नहीं लेता है, ठीक है, हमने ऊपर कंडीशन देख लिया कि 100 से ज़्यादा एम्प्लॉय है तो परमिशन लेना पड़ेगा, एंड अगर वो परमिशन नहीं लेता है, ठीक है, या फिर उसकी परमिशन जो है रिफ्यूज कर दी जाती है, अगर उसको परमिशन नहीं मिलती, उसके बाद भी अगर वो ले ऑफ कर दे तो इट इज कंसिडर्ड इलीगल, ठीक है, फिर वो इलीगल कंसिडर हो जाएगा। एंड जब वो इलीगल कंसिडर हो गया तो फिर उसको जो सारे बेनिफिट्स मिलने थे वो सारे बेनिफिट्स उसको देने पड़ेंगे वर्कर को, ठीक है। जैसे हम पहले देख रहे थे कि अगर ले ऑफ अगर मंजूर हो जाता है कि आप ले ऑफ कर लो तो फिर 50% सैलरी देनी और 45 डेज के लिए आप मैक्सिमम कर सकते हो, ठीक है।
बट अगर आपको परमिशन मिली ही नहीं है तो फिर आपको फिर फुल सैलरी देनी पड़ेगी। फिर ऐसा कुछ नहीं है, फुल सैलरीज और बाकी जो भी बेनिफिट्स हैं, जो भी बेनिफिट्स और बनते हैं वो सब भी देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये है बेसिकली हमारा पूरा जो हमने देखा प्रोसेस कि क्या कुछ इन्वॉल्वमेंट, क्या कुछ इश्यूज इसमें रहते हैं रिगार्डिंग रिट्रेंचमेंट या फिर ले ऑफ। ठीक है, अब जो हाजमोला की हम बात करते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, ये है हमारी हाजमोला। अब मैंने ये टेबल आपको जो है हैंडआउट में भी दिया है, इस वीडियो के बाद आप जो है वो हैंडआउट जाके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, वहां पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर बेसिकली टेबल है, कंपैरेटिव टेबल बनाया तो इजी रहेगा। हम अब देख लेते हैं इजी में मीनिंग क्या है। मीनिंग क्या है यहाँ पर, प्रोविजनल टर्मिनेशन। ले ऑफ में क्या होता है, टेम्परेरी बेसिस पे टर्मिनेशन होता है। ठीक है, एंड यहाँ पर जो रिट्रेंचमेंट में है वहाँ पे इनवॉलेंटरी सेपरेशन होता है। ठीक है, मतलब ये परमानेंट हो जाता है कि आपने एक बार निकाल दिया तो फिर निकाल दिया। ठीक है, और उसकी जगह आप नया एम्प्लॉयर रख रहे हो या फिर मशीन से काम कर रहे हो, दैट इज अप टू यू। एंड ये बेसिकली ले ऑफ क्या है कि एक एक्शन स्टेप है। जैसे हमने स्विगी के केस में देखा कि वो टेम्परेरी बेसिस पे एक एक्शन ले रहे हैं कि अभी सिचुएशन को से निपटने के लिए। लेकिन जो रिट्रेंचमेंट है वो बिजनेस स्ट्रेटजी होती है कि अगर आपको लग रहा है कि आपका प्रॉफिट कम हो रहा है और इसके अगर इतने लेबर्स की ज़्यादा से अच्छा आप कुछ मशीन लगा लेते तो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आती, कम कॉस्ट आती। ठीक है, तो वो आपकी बिजनेस स्ट्रेटजी है। ठीक है, डेफिनेशन कौन सेक्शन में वो सब भी यहाँ दिया है, बट वो हमें याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एंड तीसरा नेचर क्या है, जैसे मैंने बताया आपको, टेम्परेरी नेचर होता है ले ऑफ का, कि आपने कुछ टाइम के लिए किया, 45 डेज के लिए किया, उसके बाद आप फिर से बुला लोगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक बार निकाल दिया तो फिर निकाल दिया, आपने कंपनसेशन वगैरह भी दे दिया है अब तो इसको। ठीक है, तो वापस आने का कोई चांस नहीं है। एंड यहाँ पर ऑपरेशन ऑफ कंपनी। ठीक है, तो यहाँ पर अब ले ऑफ में क्या होता है कि कंपनी का काम ही बंद पड़ा है फिर तब तक के लिए, क्योंकि उस जैसे हमने देखा था कोल नहीं है या फिर पावर नहीं है या फिर मशीनरी खराब हो गया, उस सारे रीजन की वजह से। ठीक है, कि यहाँ पर काम ही बंद पड़ा हुआ है। ले ऑफ में ये सिचुएशन होती है कि वो काम बंद पड़ा है, इस करके ले ऑफ करना पड़ रहा है। एंड यहाँ पर रिट्रेंचमेंट होता है कि काम चल रहा है लेकिन वर्कर की इतनी जरूरत नहीं है तो आपने उसको निकाल दिया है। एंड रीअपॉइंटमेंट, यहाँ पर रीअपॉइंटमेंट हो सकता है आफ्टर द पीरियड ऑफ ले ऑफ, जो हमने डिस्कस किया पहले। एंड यहाँ पर जो है, यहाँ तो इमीडिएटली एक बार बस निकाल दिया तो निकाल दिया। ठीक है, तो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन ले ऑफ एंड रिट्रेंचमेंट। होप आप लोगों को ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। एंड आज बेसिकली हमने जो डिस्कस किया वो सारा ये स्ट्राइक, ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट, ये सारे इश्यूज डिस्कस कर लिए कि क्या कुछ आउटकम होते हैं बेसिकली किसी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को। के ये फर्स्ट पार्ट था वीडियो का। सेकेंड पार्ट में हम डिस्कस जो करेंगे वो बेसिकली हम डिस्कस करेंगे आपका जो मैकेनिज्म है, जो मैकेनिज्म दिया हुआ है ये सारे इश्यूज को रिजॉल्व करने का। ठीक है, चाहे वो आपका कॉन्सिलिएशन ऑफिसर के थ्रू हो, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के थ्रू हो। ठीक है, तो ये सारी और भी इसमें चीजें, आर्बिट्रेशन क्या होता है वो सब भी हम डिस्कस देखेंगे। आर्बिट्रेशन क्या होता है, एंड इसके अलावा ट्रिब्यूनल्स क्या कुछ है, वो सब भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो है उसमें हम नेक्स्ट वीडियो में सब कुछ करने वाले हैं। ठीक है, तो आप ये वीडियो ठीक से अच्छे से देख लेना। एंड इसका हैंड आउट भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें वहाँ पे जाके एक बार डिटेल में रीड आउट कर लेना है सबको। ठीक है, सो होप आप लोगों को सारा वीडियो, सारे लेक्चर्स बड़े अच्छे से समझ में आ रहे हैं। आज मैंने क्वेश्चंस नहीं लिए हैं, क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बिकॉज अदरवाइज अभी हमारा टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ, तो जो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तब हम इसके क्वेश्चंस भी पिक कर लेंगे। ठीक है, तो जो भी आपके इसके अलावा क्वेरी, कंसर्न या कुछ डाउट रहता है या कुछ कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मैं आपके कमेंट बॉक्स को प्रॉपरली फॉलो कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, या लाइव चैट में भी आप लोग बताएंगे तो बहुत यूजफुल रहेगा। ठीक है, ताकि मैं आप लोगों को वहीं पे आंसर भी कर दूँ। थैंक यू सो मच।